नमस्ते दोस्तों और स्वागत है अमन गुप्ता टॉक्स पर। आज हम अष्टांग हृदयम के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर की बात करने वाले हैं। अध्याय 13 दोषोपकर्मणीय अध्याय। और हाँ, बीएमएस फर्स्ट प्रूफ के एग्जाम्स के लिए तो ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक एकदम गोल्डन है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आखिर इस चैप्टर का मकसद क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जब भी हमारे शरीर में वात, पित्त या कफ मतलब कोई भी दोष बढ़ जाता है या कहिए कि कुपित हो जाता है, तो उसे वापस नॉर्मल मतलब बैलेंस में कैसे लाएं, बस यही सिखाता है यह अध्याय। और आचार्य वाग्भट ने इसके लिए कुछ बहुत ही सटीक और अचूक उपाय बताए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। अब वात का नेचर कैसा है? रूखा और ठंडा। तो आयुर्वेद का सीधा सा नियम है, जैसा गुण उसके ठीक उल्टे गुण से इलाज करो। तो वात की चिकित्सा कैसे होगी? ठीक इसके उलट गुणों से, यानी स्नेहन जिसमें हम तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उष्ण मतलब गर्म उपचार। और पता है, वात की पूरी चिकित्सा का सार इस एक श्लोक में छिपा हुआ है। बस्ति स्नेहो विरेकस्त्वत् तैलम स्वाद अम्ल लवण उष्णकम अभ्यंग मर्दनेष्टम च वातग्नम लघु नैव च। सोचिए जरा, कितनी कमाल की बात है कि एक ही लाइन में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझा दिया गया है। चलिए अब इसे एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है बस्ती। इसे वात की बेस्ट चिकित्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा वात के मेन अड्डे, उसके मुख्य स्थान पर जाके काम करती है। फिर आता है स्नेह, जो वात के रूखेपन का तोड़ है। इसके साथ ही मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद वाले आहार, तेल से मालिश और गर्म सिकाई, ये सब मिलकर वात के ठंडे और हल्के गुणों को बैलेंस करते हैं। मतलब ये एक तरह का 6 पॉइंट अटैक है बढ़े हुए वात पर। चलिए, वात के बाद अब आते हैं पित्त दोष पर। पित्त मतलब शरीर की अग्नि, हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट। और जैसा हम सब जानते हैं, पित्त का नेचर गर्म और तीखा होता है। तो इसका इलाज कैसे होगा? बिल्कुल सही, ठीक इसके विपरीत गुणों से, मतलब ठंडे और सौम्य यानी मृदु उपचारों से। और इस पूरी चिकित्सा को भी इस एक श्लोक में कितनी खूबसूरती से बताया गया है। सर्पी सेको विरेक त्वन मधुरम तिक्त शीतलम गंधोशीर प्रदेहाश्च पितृघ्ना शमनम तथा। तो अब देखते हैं कि पित्त को शांत करने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार हैं। तो पित्त को शांत करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है सर्पी यानी गाय का घी। ये इसकी गर्मी को सोख लेता है। इसके बाद है विरेचन, जो बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालने का सबसे सीधा और कारगर तरीका है। फिर मीठे, कड़वे और कसेले रस वाले आहार, ठंडे पानी से नहाना और चंदन जैसे सुगंधित लेप, ये सारे उपाय पित्त की भड़की हुई आग को शांत करने में मदद करते हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे और अंतिम दोष की, यानी कफ। कफ का स्वभाव कैसा होता है? भारी, ठंडा और चिकना। तो जाहिर है इसकी चिकित्सा इसके गुणों के ठीक उल्टे, मतलब तेज, गरम और रूखे उपचारों से की जाएगी। कफ के इलाज की पूरी स्ट्रैटेजी इस एक श्लोक में दी गई है। वमनम क्षौद्रम तीक्ष्णो उष्णम कटुतिक्ता कषायकम व्यायाममुद्वर्तनम रुक्षम कफग्नम विधीरी दृशः। ये श्लोक हमें एकदम साफ साफ दिखाता है कि आयुर्वेद विपरीत गुणेश चिकित्सा के सिद्धांत पर कैसे काम करता है। अब देखिए, कफ की जो सबसे मुख्य चिकित्सा है वो है वमन। ऐसा क्यों? क्योंकि कफ का मेन घर है आमाशय, और वमन सीधे वहीं से उसे बाहर निकाल फेंकता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल जो स्क्रैपिंग एक्शन करता है, तीखे कड़वे कसेले रस, खूब व्यायाम, सूखे पाउडर से मसाज जिसे उद्वर्तन कहते हैं, और हाँ, यहाँ तक कि रात में जागना, ये सब कफ के भारीपन और आलस को काटने में मदद करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि जब दोष अपने घर में हो, मतलब अपने मुख्य स्थान पर हो, तो उन्हें कैसे शांत करें। पर सोचिए, क्या होता है जब दोष अपनी जगह छोड़कर शरीर के दूसरे हिस्सों में, मतलब शाखाओं में फैल जाते हैं। चलिए अब इस थोड़ी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझते हैं। जब दोष शाखाओं में यानी हमारे टिश्यूज में फैल जाते हैं, तो उन्हें सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नहीं, उन्हें पहले वापस कोष्ठ यानी हमारे पाचन तंत्र में लाना पड़ता है। और इसके लिए एक प्रॉपर 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले दोषों को वृद्धि से थोड़ा बढ़ाया जाता है, फिर विषंदन से उन्हें पिघलाया जाता है, जैसे पसीना लाकर। इसके बाद पाक से उन्हें पचाया जाता है, और आखिर में स्रोतों के मुख खोलकर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिया जाता है ना? एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस। लेकिन रुकिए, बात इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
क्या होगा जब एक से ज्यादा दोष एक साथ बढ़ जाएं? जब दो दोष बढ़े हों तो उसे कहते हैं संसर्ग। ऐसी हालत में जो दोष ज्यादा बलवान है, जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उसका इलाज पहले किया जाता है। और जब तीनों दोष बिगड़ जाएं, उसे कहते हैं सन्निपात। इसमें उस दोष को पहले शांत करते हैं जो बाकी दोनों को उकसा रहा हो। और एक बात हमेशा याद रखनी है, इस पूरी प्रक्रिया में वात को बचाकर चलना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इलाज के दो बेसिक तरीकों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला है शमन और दूसरा है शोधन। शमन चिकित्सा क्या करती है? वो बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देती है, दबा देती है। जबकि शोधन चिकित्सा उन्हें जड़ से पकड़कर शरीर से बाहर ही निकाल देती है। तो एक तरह से एक बस टेम्पररी रिलीफ है और दूसरा परमानेंट इलाज का रास्ता। और ये श्लोक इसी सिद्धांत पर एकदम पक्की मोहर लगाता है। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिताः लंघन पाचनई ये तु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवा। इसका मतलब बड़ा सीधा और गहरा है कि शमन से मतलब उपवास या पाचन से शांत किए गए दोष मौसम बदलने पर या गलत खान पान से वापस आ सकते हैं, लेकिन जो दोष शोधन यानी पंचकर्म से शरीर से निकाल दिए गए वो दोबारा पैदा नहीं होते। यही है रोग को जड़ से खत्म करने का असली सिद्धांत। चलिए अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण नियम पर आते हैं। एक ऐसा गोल्डन रूल जिसका पालन आयुर्वेद की हर चिकित्सा में करना ही करना है। और वो नियम है हमेशा जठराग्नि की रक्षा करना। जी हाँ, आचार्य साफ साफ कहते हैं कि आप कोई भी इलाज करें, कुछ भी करें, पर पाचन अग्नि को बचाना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी अग्नि ही बुझ गई तो फिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा भी या तो जहर बन जाएगी या फिर पूरी तरह बेअसर हो जाएगी। सब कुछ अग्नि पर ही टिका है। तो दोस्तों, ये था दोषों की चिकित्सा का पूरा विज्ञान। अब एक सवाल सबके लिए है जिस पर जरूर सोचिएगा। आयुर्वेद का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? अपने विचार और अगले टॉपिक के लिए सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अमन गुप्ता टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।